KVS PGT का एग्ज़ाम का डेट आ गया है और हम लोग बिजनेस स्टडी को लेके पूरा एक मॉडल पेपर 40 क्वेश्चन का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव सेट। अगर ये 40 क्वेश्चन करेंगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा KVS PGT के लिए। इसके बाद कल से हम लोग लगातार एक सेट लेकर आएंगे जो थोड़ा एडवांस रहेगा, थोड़ा इससे एडवांस रहेगा। पहले बेसिक एक बार हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, और फिर धीरे धीरे यूनिट बाय यूनिट हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आएंगे। और आप सभी लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बेसिक जो जानकारी है वो गड़बड़ है और बेसिक के बाद ही आप एडवांस में जाएंगे। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि मेंबरशिप इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज एक्वायर्ड। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप कैसे एक्वायर्ड है? तो बाई बर्थ है, सिंपल है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर आप जन्म ले लेते हैं तो जन्म से ही आपको मेंबरशिप मिल जाता है। यानी मेंबरशिप के लिए आपको कुछ नहीं करना है, उनके परिवार में जन्म ले लेना है और कुछ नहीं। तो बाई बर्थ ही मेंबरशिप मिल जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। यानी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में किसी को अगर मेंबरशिप चाहिए तो जन्म ले लीजिए उसके फैमिली मेंबर में, तो आप उसके बिजनेस के मेंबर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 10 मेंबर होने ही चाहिए कम से कम। उससे कम मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन ही नहीं पाएगा। यानी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है? 10 है। आगे लिखता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री है, नेसेसरी है, कंपलसरी या अननेसेसरी है? तो कंपलसरी सर। बिना रजिस्ट्रेशन का आप कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं चला सकते। बिना रजिस्ट्रेशन का कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं चला सकते। उसके आगे इधर क्वेश्चन है, ये भी हम लोग अच्छा थोड़ा दोनों बोथ साइड में है तो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्या लिखा है? विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस चारों में से कौन ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबे समय तक चल सकता है, स्टेबल फॉर्म है? बताइए। सोल ट्रेड का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकता है। यानी जो सोल ट्रेड चलाने वाला व्यक्ति अगर मर गया तो क्या गारंटी कि उसके बाद उसका बाल बच्चा वही काम करेगा? तो इसका तो लाइफ सिक्योर नहीं है। पार्टनरशिप का तो बात ही मत कीजिए, कब लड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बिजनेस कंप्लीट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और जॉइंट स्टॉक कंपनी, बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल बिजनेस कौन सा है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कभी टूटेगा ही नहीं। जब तक उसका खानदान वाला रहेगा तब तक चलाएगा। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा सूटेबल चाहिए तो फिर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बना लीजिए जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता तो लंबे समय तक है, लेकिन समस्या क्या रहता है कि ये टूट सकता है। अगर हिंदू फैमिली वाले जो ज्वाइंट नहीं रहे, सेपरेट कॉन्सेप्ट में चले गए तो टूट सकता है। तो सही आंसर जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा, जो कि बहुत लंबे समय तक ये बिजनेस चलता है। 100 साल, हज़ारों साल तक कंपनियां चलती है। तो अगर सबसे बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 5 में, ध्यान दीजिएगा। बोलता है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन का जरूरत नहीं है, 2। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर क्या है? 2। देखिए यहाँ आपके पास ऑप्शन है 2 में। कोई दिक्कत है किसी को? तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2। तो मैक्सिमम कितने होते हैं बताइए? मैक्सिमम 200 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। कोई दिक्कत किसी को? मैक्सिमम 200, मिनिमम 2। तो अगर मिनिमम मैक्सिमम पूछ दे तो आराम से बना सकते हैं। अब लिखा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ डन। गवर्नमेंट कंपनी इसमें से कैसे बनता है? गवर्नमेंट कंपनी इसमें से कैसे बनता है? पार्लियामेंट से बनता है, इंडियन कंपनी एक्ट से बनता है, बाय स्टेट असेंबली से बनता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो बनती है इंडियन कंपनीज एक्ट से। गवर्नमेंट कंपनी किससे बनती है? इंडियन कंपनीज एक्ट से बनती है। पार्लियामेंट से कौन बना है? तो पार्लियामेंट से बना है LIC, RBI, याद रखिएगा, पूछ देगा। पार्लियामेंट से बना है RBI, LIC। ये स्पेशल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीगल कॉरपोरेशन बोलते हैं या पब्लिक कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो पार्लियामेंट से बनते हैं। जैसे आपका RBI हो गया, आपका LIC हो गया, ये सब यहाँ से बना है। स्टेट असेंबली से कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियाँ छोटी छोटी बनती है तो वो कंपनी नहीं कहलाएगा। कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो सिचुएटेड या उस इस्टेब्लिश्ड है किससे? कंपनी एक्ट से। जो भी कंपनी एक्ट होगा उस कंपनी एक्ट से बनने वाले इंस्टीट्यूशन को कंपनी। और बैंकिंग एक्ट से तो कंपनी बन ही नहीं सकता, बैंकिंग एक्ट से बैंक बनते हैं। इनमें से आगे लिखा है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसमें से कौन गवर्नमेंट कंपनी है? रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है। LIC तो अभी लिख दी है कि ये क्या कहलाता है? पब्लिक कॉरपोरेशन बोलते हैं। LIC क्या है? पब्लिक कॉरपोरेशन है। दूसरा है रेलवे, क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ध्यान दीजिएगा,
रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, LIC पब्लिक कॉरपोरेशन है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी बिजनेस को चलाने के लिए एक अपना डिपार्टमेंट सेपरेट बना देती है। उसके जो मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो उसके हेड होते हैं, सुप्रीम होते हैं, और वही उसको ऑपरेट करते हैं। तो उसी तरह से आप देखिएगा, रेलवे को ऑपरेट करने के लिए रेल मिनिस्टर होते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस जिसको आप बोलते हैं, उसको ऑपरेट करने के लिए पोस्टल मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे कहलाते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्या कहलाते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूरदर्शन हो गया आपका, विविध भारती हो गया, सब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है कि एक डिपार्टमेंट उसको अंडरटेक कर रखा है और उसको चला रहा है वो। तो एक भारत सरकार 3 तरह से बिजनेस कर रही है, यानी सरकार अपने बिजनेस करने के तरीके को 3 बार चेंज किया है। सबसे पुराना तरीका था यही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कि आप अंडरटेकिंग से चलाइए, एक मंत्री बना दीजिए, मंत्री हेड होंगे और वही उस बिज़नेस को चलाएंगे। क्या लगता है मंत्री हेड होंगे, बिज़नेस को अच्छे चला पाएंगे? सारी सरकारी कंपनियों को भ्रष्ट करने वाले लोग यही सब है। तो फिर सरकार को लगा इससे अच्छा से बिज़नेस ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करी सरकार? तुरंत ला के लेकर आई पब्लिक कॉरपोरेशन कि संसद से बनाओ। अब सवाल है, पब्लिक कॉरपोरेशन को इंडिपेंडेंट राइट मिलता है, जैसे LIC को अपना अधिकार है। LIC को बनाया पार्लियामेंट है, लेकिन सुनेगा किसी का नहीं, सरकार का सुनवे नहीं करेगा। RBI को बनाया पार्लियामेंट है, नहीं पार्लियामेंट का मतलब है प्रधानमंत्री बनाए, उनकी सरकारें बनाई है, लेकिन प्रधानमंत्री की तो बात सुनेगा ही नहीं। हाँ, सजेशन देगा, मिलके काम करेगा, बट ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है ये, क्योंकि इसको कौन बनाया? पार्लियामेंट। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जो बनाया उसका तो सुनता ही नहीं लोग, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। तो तीसरा तरीका सरकार लेकर आई। देखिए ONGC भी आपका इसी में आएगा, पब्लिक कॉरपोरेशन में। तो तीसरा जो तरीका है वो कौन सा, सॉरी ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो कौन सी कंपनी है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी। सेल कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी। उसके आगे चलते हैं, बोलता है द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज। मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप क्या होता है? लोकल होता है, रीजनल होता है, नेशनल होता है, इंटरनेशनल? सर इंटरनेशनल होता है ना। मल्टीनेशनल है तो पूरे दुनिया में अपना क्षेत्र फैला रखा है, कहीं भी धंधा कर सकता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी का स्कोप क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। तो यहाँ तक हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज़ जान लिए। कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? 8। चलते हैं हम लोग 9 नंबर में। बोलता है द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज इन इंडिया इज। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा है? पहला, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व। ऐसा हुआ है कि फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ाओ, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, और ऑल ऑफ दीज। तो सही से देखा जाए तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सारे फायदे हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में, यानी ग्लोबलाइज होने से हम लोगों का अपना फॉरेन करेंसी भी रिजर्व बढ़ा है। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हुआ है, गवर्नमेंट ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, और तीनों चीज़ जब बढ़ा है तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर होगा। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं 10। 10 में क्या बोल रहा है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल इन MNC इज एक्सरसाइज्ड बाई। कैसे सेंट्रलाइज कंट्रोल करता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल का मतलब है मल्टीनेशनल कंपनी का हेड क्वार्टर एक जगह, अब पूरी दुनिया के बिजनेस को कैसे कंट्रोल कर देता है? क्या करता है उसके लिए? तो पहला तरीका है, क्या ब्रांचेस करता है, सब्सिडी कंपनी करता है, पार्लियामेंट करता है, या हेड क्वार्टर रखता है? हेड क्वार्टर रखता है। बोलता है ध्यान दीजिएगा कि पूरे का पूरे सेंट्रलाइज कंट्रोल MNC का कौन करता है? कौन ऐसा व्यक्ति जो पूरे कंट्रोल करता है मल्टीनेशनल कंपनी को? तो उसके लिए क्या होता है? हेड क्वार्टर होता है। जैसे एप्पल का हेड क्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर है। तो हेड क्वार्टर सारे माइक्रोसॉफ्ट के ब्रांचेस को, जितने ब्रांचेस फैले हुए हैं, जितना बिजनेस फैला हुआ है, सबको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो बोलता है कि पूरे मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो क्या खोल के पूरे दुनिया के बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है? तो हेड क्वार्टर खोल के कर रहा है। क्या खोल के कर रहा है? हेड क्वार्टर। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? हेड क्वार्टर। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हेड क्वार्टर। उसके आगे का देख लेते हैं। बोलता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो सब लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंक, ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। कोई दिक्कत है? कब स्थापित हुआ था RBI बताइए? 1935 में स्थापित हुआ था। कब बना था RBI? 1935 में। पावर कब मिला है? 1949 में। याद रखिएगा, पावर कब मिला है? 1949 में। तो RBI इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, स्थापित हुआ, बना 1935 में, लेकिन पावर मिला 1949 में। कब मिला, क्यों मिला पावर? तो याद रखिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था 1949 में। जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना तब इसको स्पेशल पावर दिया गया, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सेपरेट पावर आया, और जब पावर आया तब ये सही से फंक्शन करने लगा। उससे पहले ये खाली सेंट्रल बैंक का काम करता था। सेंट्रल बैंक का मतलब हेड ऑफ द ऑल बैंक्स इन इंडिया। अच्छा, आपको मालूम है कि RBI से पहले सेंट्रल बैंक का काम भारत में कौन करता था? RBI तो 1935 में बना, तो क्या उससे पहले सेंट्रल बैंक नहीं था?
उससे पहले चलता था SBI। ये सेंट्रल बैंक का काम करता था 1935 से पहले, लेकिन इसका नाम SBI नहीं था, इसका नाम SBI नहीं था। SBI तो बाद में हो गया। इसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक। याद रखिएगा कि SBI का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक, यानी 1935 से पहले SBI नहीं था, उसका इंपीरियल बैंक नाम था। और इंपीरियल बैंक का काम था पूरे देश के सेंट्रल बैंक का काम करना, यानी सारा करेंसी सेगमेंट को देखना है, मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करना है, ये जितना भी, और बैंक गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करना है, गवर्नमेंट को सजेस्ट करना है, ये सारा काम पहले करता था इंपीरियल बैंक। और जैसे 1935 में RBI बना, क्यों बना RBI? क्योंकि इंपीरियल बैंक को दोनों काम दी थी सरकार कि तुम सेंट्रल बैंक का भी काम करो और तुम पब्लिक बैंक का भी काम करो। सोचिए कि वो RBI का भी सारा काम करता था, नोट इशू करना है, गवर्नमेंट पॉलिसी रिकमेंड कर रहा है, सारा काम करता था, और पब्लिक से भी डिपॉजिट लेता था। कितना प्रेशर था उसके ऊपर। फिर सरकार को लगा कि ऐसे ठीक नहीं है, एक ही बैंक को अगर हम दोनों काम दे देते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में इंपीरियल बैंक को बोला कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ, आज से तुमको हम छोड़ दिए जाओ, तुम पब्लिक बैंक का काम करो, तुम पब्लिक से डिपॉजिट लो, एक्सेप्ट करो। तो उसी समय इसका नाम बदल के क्या बना दिया गया? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके 7 सब्सिडरी बैंक खुले हुए थे। आज अगर एट प्रेजेंट टाइम बात करें तो सारे सब्सिडी बैंक मर्ज होकर SBI में चले गए, तो अब कोई सब्सिडी बैंक नहीं है। तो SBI उस समय बना 1935 में। उसके पहले वो इंपीरियल बैंक था, और सरकार क्या की कि उसको इंडिपेंडेंट कर दिए कि जाओ तुम आज़ाद हो भैया, अब तुम पब्लिक बैंक का काम करो। पब्लिक बैंक मतलब जनता से जमा लो, जनता को लोन दो। अब सरकार का काम तुम्हारा नहीं, सरकार के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बना देंगे जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना? 1935। कब पावर मिला? 1949 में। कोई दिक्कत है? 1949 में एक और चीज़ हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आने के बाद ही इसको पावर मिला है, क्योंकि इसके पावर 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही दिया गया है कि ये सारे पावर्स RBI के पास हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो याद रखिएगा, SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक। और सबसे पहला देश का सेंट्रल बैंक इंपीरियल बैंक ही है। कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझा दिए। एक ऑब्जेक्टिव के साथ 3-4 जो मिल जाए ना, तो 3-4 समझाते चले जाएगा तो आसानी से हो जाएगी। कोई दिक्कत है? आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। टाइम यूटिलिटीज क्रिएटेड बाय, इसमें से कौन है जो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है? यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो मेरे समय को आगे बढ़ाने में समय सेविंग करता है, समय बचाता है मेरा, या समय अगर लंबा चला जा रहा है तो कौन है ऐसा जो हमको यूज़ करने में मदद करता है, उस समय को यूटिलाइज करने में मदद करता है? तो याद रखिएगा, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट आज नहीं, आज से 10 दिन बाद बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट आज नहीं बिकेगा। मान लीजिए होली का हम कलर कर पूरा तैयारी कर दिए, होली में जो जो प्रोडक्ट बिकना है वो तैयारी करके रखे हुए, बट आज नहीं, हमको आज से 10 दिन बाद चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? 10 दिन के लिए कहाँ रख सकते हैं? वेयर हाउस में। क्या? अच्छा, अभी आलू का समय है। लोग जानता है कि जब हम लोग अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं तो उसमें आलू बहुत रेयर केस में मिलता है और महंगा मिलता है। तो लोग क्या कर रहा है? आलू मेरे पास है लेकिन हमको आज नहीं चाहिए, हमको चाहिए उस समय में। तो मेरे इस टाइम यूटिलिटी को कौन मैनेज कर रहा है? वेयर हाउस। हम गोदाम में रख देंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, और उस समय उसी आलू को जो अभी हमारा 3 रुपये 4 रुपये 10 रुपये में बिक रहा है, उस समय हम 20 रुपये में बेच पाएंगे। तो ये जो टाइम यूटिलिटी को मैनेज करने का काम है वो किसका है? वेयर हाउसिंग का। तो वेयर हाउसिंग टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अच्छा, डिस्टेंस यूटिलिटी को कौन मैनेज करता है? ट्रांसपोर्टेशन। डिस्टेंस को, दूरी को कौन तय करता है? ट्रांसपोर्टेशन। कोई दिक्कत किसी को? अगर कम्युनिकेशन क्या होता है बताइए, कम्युनिकेशन कौन सा यूटिलिटी मैनेज करता है? कम्युनिकेशन, हाँ, बातचीत करो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अगर एक व्यक्ति अपने आइडिया को, अपने फैक्ट को, अपने फीलिंग्स को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और हम लोग क्या करते हैं? सुबह शाम तो वही कर रहे हैं, चाहे मोबाइल से बात कर ले, अपनी बात को क्या कर रहे हैं? सामने वाले तक पहुँचा रहे, अपने फैक्ट को पहुँचा रहे, अपने इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहे, अपने फीलिंग्स को पहुँचा रहे। 3 तरीके से पहुँचा सकते हैं, ओरल, रिटन, 1-2 बोल करके जो दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं हम लोग, दूसरा लिख के हम लोग, है ना, मैसेज, और तीसरा क्या होता है? इंडिकेटिव होता है, जहाँ हम कोई इंडिकेशन दिए, सामने वाला समझ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 3 तरह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो कम्युनिकेशन के मीडियम भी हमारे पास। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे इसको क्या कहेंगे? ये जितने भी दिए हुए हैं बिजनेस सर्विसेज हैं। ये किसके अंदर आते हैं? बिजनेस सर्विसेज के अंदर। आप जब पढ़े होंगे ट्रेड,
तो कॉमर्स के अंदर 2 चीज़ आता था, कॉमर्स के अंदर आता था ट्रेड और फैक्टर्स ऑफ ट्रेड। तो ये फैक्टर्स ऑफ ट्रेड यानी बिजनेस करने में हेल्प करेगा ये सब चीज़। देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वेयर हाउसिंग नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यानी ये सारे फैक्टर बिजनेस को करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। बिजनेस करने में हेल्प करने वाले सर्विसेज हैं। तो ये फैक्टर सर्विसेज के अंदर आते हैं, सब हेल्प करता है बिजनेस करने में। अगर एक भी नहीं रहेगा तो बिजनेस नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए इंटरनेट का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पे? सब जगह होता है। अगर इंट्रानेट हम पूछ दें तो क्या होगा? इंटरनेट का प्रयोग सब जगह होता है, लाइब्रेरी में भी होता है, यूनिवर्सिटी में, बिजनेस में, ऑल ऑफ दिस। इंट्रानेट को बोल दे तो क्या होगा? इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है? इंट्रानेट का मतलब होता है एक लिमिटेड एरिया तक आपका नेटवर्क होना, जो वाईफाई हम लोग जिसको बोलते हैं। अब बताइए हमारे वाईफाई का कनेक्शन कहीं भी हो सकता है? नहीं, हमारा एक लिमिटेड एरिया उसी बीच में हो सकता है। तो अगर पूछ देता ना इंट्रानेट का इस्तेमाल कब हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है, तो फिर ध्यान दीजिएगा इंट्रानेट में भी ऑल ऑफ दीज ही होता है, क्योंकि बिजनेस में भी हो सकता है, एक यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है और एक लाइब्रेरी में हो सकता है। लेकिन बताइए कि आप जो मोबाइल में रिचार्ज कर रहे हैं वो इंटरनेट सुविधा है कि इंट्रानेट सुविधा है? वो इंटरनेट सुविधा। आप कहीं भी जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी जाते हैं मोबाइल आप साथ में लेके जाते हैं और इंटरनेट वहाँ भी लेता है। ऐसा नहीं कि आप रांची गए तो नेट नहीं लेगा, लेकिन मेरा वाईफाई, हम इंटरनेट लिए हुए हैं। बताइए, तो इंटरनेट लिए हुए तो हम यहाँ से रूम जाते हैं ना तो नेटवर्क काम नहीं करता है, क्योंकि हम एक लिमिटेड एरिया तक के लिए नेटवर्क हम खरीदे हुए हैं कि भैया हम इस लिमिटेड एरिया में रहेंगे तो हमको तुम 4G स्पीड दो, हम इसके लिए खरीदे हुए। यानी हम जो पैसा दे रहे हैं एक लिमिटेड एरिया तक नेटवर्क देने का दे रहे हैं, जबकि आप जो पैसा दे रहे हैं वो अनलिमिटेड एरिया का। बोलता है हम कहीं भी जाएंगे मेरे मोबाइल में नेटवर्क होना चाहिए, इसलिए आपको महंगा पड़ रहा है, हमको सस्ता पड़ रहा है। आप देखिएगा आप डेटा महंगा पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग जो खरीदें ऑफिस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लाइब्रेरी के लिए, बिज़नेस के लिए, वो इंट्रानेट खरीदा जाता है। कोई दिक्कत है? और इंटरनेट हमारे मोबाइल में होता है। आप मतलब पूरे भारत में कहीं भी रहेंगे ना, आप उसके लिए नेटवर्क खरीदें, हम कहीं भी रहेंगे तुमको देना पड़ेगा सर्विस। जबकि हम लोग जब खरीदे हैं तो एक लिमिटेड एरिया के लिए, उसके बाद हम मांगेंगे कि सर यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हम मेरा नेट आना चाहिए, तो बोलता है आप नहीं खरीदो उसको, आप खरीदो इंट्रानेट, एक लिमिटेड एरिया तक हम आपको नेटवर्क देंगे। तो याद रहेगा इंट्रानेट और इंटरनेट। चलिए चलते हैं अब आगे। बोलता है कि द पीरियड ऑफ फायर इंश्योरेंस इज, फायर इंश्योरेंस कितने साल का हो सकता है? याद रखिएगा 1 साल का। 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, लाइफ एंड नॉन लाइफ। इंश्योरेंस कितने तरह का? 2। चलिए अब थोड़ा सा समझते चले जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। इंश्योरेंस क्या करता है? पहला चीज़ इंश्योरेंस क्या करता है, शॉर्ट में बताइए, रिस्क कवरेज देता है। क्या देता है? रिस्क कवरेज, और कुछ नहीं करता है। इंश्योरेंस जोखिम से सुरक्षा देता है, रिस्क कवरेज देता है। इंश्योरेंस कितने तरह का होता है बताइए? इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, लाइफ और नॉन लाइफ। पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस बोल सकते हैं इसको, जनरल इंश्योरेंस। पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा कौन सा इंश्योरेंस है? जनरल इंश्योरेंस है। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, लाइफ इंश्योरेंस में अकेला इंश्योरेंस होता है जिसको LIC बोलते हैं हम लोग। अकेली कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी कौन है? LIC। और इसके में गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। याद रहेगा, लाइफ, गवर्नमेंट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस करने वाली पहली कंपनी, बड़ी कंपनी का नाम क्या है? LIC। और जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी का नाम क्या है? GIC। कोई दिक्कत है? इसके अंदर क्या होता है? 2 चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 चीज़ इसमें देखा जाता है। पहला रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड, आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो 2 चीज़ को ध्यान देते हैं, रिस्क भी कवरेज हो और सर हमारा कुछ रिटर्न भी बन जाए। अगर भगवान ना करे कुछ नहीं हुआ तो पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? कुछ हो गया तब तो मिलेगा ही, वो तो रिस्क कवरेज है ही। लेकिन रिटर्न है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो भी हमको पैसा मिलेगा। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में क्या चीज़ कवर होता है बताइए? केवल रिस्क कवर होता है। आपने मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराया, साल भर में कुछ नहीं हुआ, चवन्नी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसका इंश्योरेंस करा रहे हैं? रिटर्न का कि रिस्क का? ओनली रिस्क कवरेज। ये बोलता है 1 साल से ज़्यादा का ही होता है। लाइफ इंश्योरेंस जब भी होगा तो मोर देन 1 ईयर होगा, मोर देन 1 ईयर। और ये जब भी होगा तो कितने साल के लिए होगा? केवल 1 साल का, क्योंकि सर रिस्क तो चेंज होता रहता है।
बताइए, कार का इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपये का, 1 साल बीत गया तो कार का वैल्यू घटेगा कि नहीं मार्केट में? तो जब कार का वैल्यू घट के हो गया 8 लाख तो अगले साल इंश्योरेंस 8 लाख का, फिर अगले साल घट गया तो फिर कम बनेगा। तो इसीलिए हर साल इंश्योरेंस किया जाता है। नहीं तो होगा क्या, गाड़ी हम आज खरीदे और लगातार 10 साल का इंश्योरेंस करा दिए, और बताइए 10 लाख की गाड़ी थी, 10 साल का इंश्योरेंस कराए, 9वें साल में जानबूझ के खाई में धकेल दिए गाड़ी को और 10 लाख मांग लिए, तो कंपनी देगी? बोलते नहीं, हर साल आपका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। कोई दिक्कत है? अच्छा, हम लोग का शरीर का वैल्यू तो डिक्रीज नहीं करता है, तो शरीर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, इसलिए बोलता कोई बात नहीं, कराओ लाइफ का इंश्योरेंस कराओ। लेकिन इसमें भी देखिएगा एक चीज़ और इंश्योरेंस कंपनी तय करती है कि जितना ज़्यादा आपका एज रहेगा प्रीमियम उतना हाई रहेगा, जितना कम एज रहेगा प्रीमियम उतना ही कम रहेगा, क्योंकि जानता है कि डेथ का चांसेस ज़्यादा एज वाले लोगों का ज़्यादा होता है। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा चांसेस है। तो भैया अगर चांस आपका ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, तो प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगा। और कम उम्र वाले का डेथ का चांसेस, नॉर्मल डेथ का चांसेस 99% नहीं होता है कि नॉर्मल डेथ हो गया, सोया खा के और उठा ही नहीं, ऐसा नहीं। वो तो बूढ़ा लोगों को देखेगा कि 70-80 साल का है, सोए तो सोए रह गए, अब कुछ भी हुआ और रात में पता नहीं चला, तो वैसे लोगों का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए LIC का, समझ गए यहाँ तक? गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी लाइफ इंश्योरेंस में कौन है? और जनरल इंश्योरेंस GIC। कोई दिक्कत है? ये क्या करता है? रिस्क कवरेज करता है। ये क्या करता है? रिस्क एंड रिटर्न। 1 साल से ज़्यादा का ही होता है, ये हमेशा 1 साल से ज़्यादा का ही होता है। और ये क्या होता है? 1 साल का होता है। कहीं कोई दिक्कत है? और एक और चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखना है, ये बोलता है इंडेमनिटी। ये जो है ना, इंडेमनिटी की बात करता है। इंडेमनिटी मतलब समझते हैं? नहीं समझते? चलिए इसको हम लोग एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी समझा देते हैं। ये कार जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करता है। इंडेमनिटी का मतलब है जो डैमेज होगा हम वो देंगे, जो डैमेज होगा हम वो देंगे। ये इंडेमनिटी की बात नहीं करता, बोलता आपका कितना नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट रखता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि भैया अगर आपने मेरे अपने जीवन का 5 लाख का बीमा कराया, अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो 5 लाख से चवन्नी ज़्यादा नहीं देंगे। अब उसका पूरा रिश्तेदार LIC ऑफिस में चला गया और बोल रहा है भैया इसका 3 बेटी है, कैसे शादी विवाह होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे? LIC वाला बोलता है हम नहीं जानते भैया, ये तो LIC कराने से हमें जानना चाहिए कि आप 5 लाख का कराओगे तो हम 5 लाख ना देंगे। अब उसके घर में क्या समस्या है वो LIC सुनने लगेगी तब तो हो गया। सब आदमी 5,000 का बीमा करा के, और अगर ऐसा हो जाता है तो हर आदमी कंप्लेन मार देगा। तो बोलता है नहीं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब उतने ही पैसा हम देंगे जितने का आपने बीमा कराया। और इसमें क्या बोलता है? उतना पैसा हम देंगे जितना आपका खर्चा हुआ। गाड़ी अगर टूटी, 6 लाख की गाड़ी थी, थोड़ा सा आगे बम्फर टूटा हुआ है ना, खाली बम्फर का पैसा देगा। गाड़ी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी GIC में आता है। फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस सब इसमें आएगा GIC में। लाइफ इंश्योरेंस अकेले आता है LIC में। बात समझ गए? अगर हम अपने हेल्थ का भी इंश्योरेंस कराएंगे तो LIC में कैसे जाएगा? हेल्थ इंश्योरेंस किस में चला जाएगा? GIC में, क्योंकि लाइफ अलग है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर डेथ हो गया तभी पैसा मिलेगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस कराए कैंसर का और हो गया डेथ, चवन्नी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी आपको क्या, किस चीज़ का बीमा की? हेल्थ का। आप बीमार पड़ते, हॉस्पिटल में भर्ती होते, हॉस्पिटल का सारा बिल कंपनी देती, क्योंकि कंपनी सिर्फ कंपनसेट करने के बारे में बात कर रही है कि हम आपकी इंडेमनिटी की बात कर रहे हैं। गारंटी नहीं ले रहे कि आप जिंदा रहिए या नहीं रहिए भैया, आप अगर बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपके हॉस्पिटल का बिल हम देंगे, ऐसा सोचती है कंपनी। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़े। तो याद रहेगा कितने साल का होता है? 1 साल का। फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस और सारा इंश्योरेंस 1 साल का होता है। अब चलते हैं हम आगे। बोलते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन। बताइए इसमें से कौन से खाते ऐसे हैं बैंक में खाता जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है? तो सब लोग जानते हैं फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट के बाद किस पर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट के बाद किस पर मिलता है? होम से। पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये आएगा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर ये आता है। करेंट पर कभी कभी ले लिया जाता है। देखता है बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा डालने लगा है तो बोलता है ब्याज लेंगे, देना छोड़ दीजिए। तो ये सीरियल है। ई कॉमर्स ने व्यवसाय के क्षेत्र को बनाया। ई कॉमर्स जो है हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस। क्या बनाया? लोकल बना दिया, रीजनल बना दिया, नेशनल बना दिया, इंटरनेशनल बना दिया। सब जानते हैं कि ई कॉमर्स आने से इंटरनेशनल हो गया, हाँ या नहीं? हमारा बैठा हुआ वीडियो कहीं भी लोग देख रहा है, ये क्या है? एक ई कॉमर्स के कारण ही हुआ, नहीं तो हम एक जगह पे फिक्स रह जाते हैं। तो दुनिया के हर व्यक्ति को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ये ई कॉमर्स का कमाल था, तो इंटरनेशनल बना दिया।
ई कॉमर्स मीन्स इंजीनियरिंग कॉमर्स, इकोनॉमिक्स कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कॉमर्स की सारी एक्टिविटी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। उसके आगे लिखा है, बोलता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंटरप्रेन्योर इज़, एक इंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस पर्सन, उसका सोशल ड्यूटी किसके लिए बनता है बताइए? तो बोलता है सबके लिए होना चाहिए, सरकार के कर्मचारी के लिए भी सोचे, कंज्यूमर के लिए भी सोचे, सरकार के लिए भी सोचे, तो सबके लिए उसको सोचना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है 18 क्वेश्चन में? हम लोग 40 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा 40 नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, क्या बोलता है? मानव जीवन का बीमा निम्नलिखित में से किस में होता है? अगर एक व्यक्ति अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहता है तो लाइफ इंश्योरेंस में होगा, फायर में होगा, मरीन में होगा, हेल्थ में होगा? लाइफ में होगा। कोई दिक्कत है? मरीन इंश्योरेंस समझ रहे ना, समुद्र का बीमा। अब बताइए, पानी के जहाज़ से माल आता है तो उसमें क्या करते हैं? उसको कार्गो इंश्योरेंस बोलते हैं। पूरा का पूरा बीमा करा लेते हैं, विमान का मतलब जहाज़ का भी और सामान का भी। हेल्थ इंश्योरेंस जान रहे हैं? अच्छा, ये तीनों किसके अंदर आता है? GIC के अंदर। और ये किसके अंदर आता है? LIC के अंदर। याद रहेगा ना। अब बोलता है कि व्यवसाय का निवेशकों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व निम्न में से कौन सा है? कौन सा नहीं है? विच इज़ नॉट अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर। बिजनेस क्या इन्वेस्टर के लिए नहीं करेगा? पहला बोलता है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, करेगा जरूर। एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका जो इन्वेस्टर है, उसका जो पूंजी है वो सुरक्षित रहे। टू इंश्योर द प्रॉपर डिविडेंड, समय पर उसको लाभांश मिले। हम अगर बिजनेसमैन है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो पैसा लगा है उसको समय पर रिटर्न हम देंगे। तीसरा बोलता है टू गिव अप्रोप्रिएट सैलरी और टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। बोलता है कि इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट होगा ऐसा। तो सी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टर को कब से सैलरी देने लगे? इन्वेस्टर को सैलरी नहीं दिया जाता है। आप पैसा लगाएं ना, पूंजी लगाएं तो दो चीज़ मिलीजिएगा। आप पूंजी अगर लोन हमको दिए होंगे तो इंटरेस्ट देंगे, अगर कैपिटल दिए होंगे तो आपको डिविडेंड देंगे। तो भैया या तो इंटरेस्ट या तो डिविडेंड, आपको सैलरी का सुविधा हम यहाँ नहीं देंगे। अब नीचे लिखा है कि प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाई, कौन प्रोस्पेक्टस इशू करता है? तो सारे लोग जानते हैं कंपनी छोड़ के कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। होता क्या है प्रोस्पेक्टस? ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। तो प्रोस्पेक्टस होता है इन्विटेशन लेटर। कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप मेरे यहाँ पैसा लगाइए, तो कंपनी इनवाइट करती है यानी इनविटेशन लेटर देती है, तो कंपनी ही अकेले प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, बाकी कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। अब बोलता है कि हाउ मेनी क्लाउजेज आर देयर इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने क्लाउजेज होते हैं? तो अगर देखें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो 6 क्लाउजेज होंगे। कितने क्लाउजेज होंगे? कौन कौन से याद है कुछ? सबसे पहले नेम क्लाउज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज होता है, हाँ या नहीं? चलिए बोल देते हैं। नेम क्लाउज, नेम क्लाउज में कंपनी का नाम डिसाइड होता है कि कंपनी का नाम आप क्या रखेंगे। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको लिखना होता है कि आप किस शहर में या किस स्टेट में, शहर छोड़ दिए, किस स्टेट में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे वो मेंशन करना होता है। तो पहला नेम क्लाउज, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज, तीसरा होता है कैपिटल क्लाउज जिसमें लिखना होगा कि आपका हाईएस्ट कैपिटल कितना होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वहीं डिसाइड होता है। चौथा क्या होता है? पहला हो गया नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन क्लाउज, फिर मेंबर क्लाउज होता है, और सबसे लास्ट में होता है कि आप चलाएंगे कैसे बिजनेस को। तो ये 6 क्लाउजेस हम लोग यहाँ देखते हैं। अब बोलता है किस प्रपत्र को कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है? कौन ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसको कंपनी का चार्टर बोला जाता है? तो पार्षद ये जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, MA बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। ये बनाना, देखिए ये बनाना कंपलसरी है, ये नहीं बनेगा तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए एक को कंपनी का चार्टर बोलते हैं। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना आपके ऊपर है, आप चाहेंगे तो नहीं भी बना सकते, चाहेंगे तो बना सकते हैं। यानी ये कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं, अंदर के नियम होते हैं। अब आप अंदर के नियम आप तय करो, कंपनी को आप कैसे चलाओगे। नहीं बनाना मत बनाओ, बनाना है बनाओ, लेकिन ये कंपनी के बाहर के नियम होते हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और हर कंपनी को मानना पड़ेगा। अब बोलती है गवर्नमेंट कि आपको अपना कैपिटल डिसाइड करना होगा, तो हर कंपनी को डिसाइड करना होगा। आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो याद रखिएगा, जो पार्षद सीमा नियम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो बनाना नेसेसरी है, कंपलसरी है हर कंपनी के लिए, इसलिए इसको हम लोग कंपनी का चार्टर बोलते हैं। लेकिन ये बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो बना भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी बना सकते। तो ये ऑप्शनल है, और प्रोस्पेक्टस भी ऑप्शनल है। प्रोस्पेक्टस क्या करते हैं, अभी हम लोग बता चुके थे, इनवाइट करते हैं पब्लिक को कि आप हमारे कंपनी में पैसा लगा सकते हैं।
आगे लिखा है कंपनी के नाम की स्वीकृति का प्रार्थना पत्र भेजा जाता है। एन एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी किसको भेजा जाता है बताइए? सेबी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या तो याद रखिएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं या नाम का प्रपोजल डालना चाहते हो तो आप रजिस्टर जो आपको रजिस्ट्रेशन दिया उसको ना भेजिएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भेजा जाता है। कोई दिक्कत है? वैसे डॉक्यूमेंट सबको भेजा जाता है लेकिन अप्रूवल के लिए किसको भेजेंगे? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। आगे बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू बी कंपनी इशूड बाई, सेम चीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो कौन देगा आपको? तो कंपनी का रजिस्ट्रार किधर है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी देगा इनकॉर्पोरेशन का। इनकॉर्पोरेशन मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लीजिए कि भैया हम धंधा स्टार्ट करेंगे, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, अगले सेकंड से कंपनी स्टार्ट कर दीजिए। उसके नीचे है कि शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर, कंपनी के शेयर होल्डर क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। तो ऑनर कहाँ है? फर्स्ट। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। याद रहेगा, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं? क्रेडिटर होते हैं जिनको इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट कब कब मिलता है? 6 महीने में, 6 मंथ में। याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो डिवेंचर होल्डर को मिलता है वो 6 मंथ में मिलता है। हर साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है जून दिसंबर, और अगर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है तो सितंबर और मार्च, 6 महीना जोड़ लीजिएगा, यही आता है। कोई दिक्कत किसी को? 26 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 27 में। देखिए आ गया, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कंपलसरी है। आप लोन ले लीजिएगा और पैसा नहीं दीजिएगा, कंपलसरी सर आपको देना ही पड़ेगा। अगर वॉलेंट्री कर दे तो बोल देगा कि लोग नहीं देंगे, तो गलत बात है। कंपलसरी है, आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना ही पड़ेगा। आगे लिखा है विच ऑफ दीज, तो पहला ऑप्शन समझ गए, कंपलसरी ए 27 का। 28 बोलता है विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसमें से कौन सा है ऐसा जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब है जहाँ पैसा बाहर से नहीं लाए हैं। देखिएगा कंपनी में कौन कौन है पैसा जहाँ से बाहर से नहीं आया है, नहीं पूछ रहा है। तो डिवेंचर तो बाहर से ही लाते हैं, बैंक का लोन बाहर से है, ओवरड्राफ्ट भी बाहर से, रिटेन्ड अर्निंग इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। याद रखिएगा, रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस है? इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। रिटेन अर्निंग होता क्या है? रिटेन मतलब होता है बचा के रखना, अर्निंग मतलब कमाई। एक कंपनी जब कमाती है ना, एक कंपनी जब कमाती है तो अपने सारे प्रॉफिट को बांटती नहीं है, उसमें कुछ पैसा रोक लेती है, रख लेती है बचा के। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपनी 10 रुपया कमाई ना, तो ये क्या करती है? 7 रुपया डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर को और 3 रुपया बचा लेती है, बोले रखो इसको, फ्यूचर में काम देगा। और इसी बचाए हुए पैसे को बोलते हैं रिटेन्ड, मतलब रोक के रखा हुआ, अर्निंग मतलब कमाई। ऐसा कमाई जिसको हम रोक के रख लिए हैं उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। और ये मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जब हम कंपनी को ज़रूरत पड़ता है तो कंपनी अंदर से इसका इस्तेमाल कर लेती है, इसको कैपिटल माना जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है और ये तीनों एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कहीं कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। फाइनेंस रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर अगर हम करते हैं तो हमको शॉर्ट टर्म फाइनेंस मिलता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है, मीडियम टर्म फाइनेंस मिलता है या वेरी शॉर्ट टर्म। तो अगर इक्विटी शेयर बेचेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर का पैसा जल्दी वापस नहीं होता। तो इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन ओवरड्राफ्ट बता सकते हैं क्या होगा? वेरी शॉर्ट। ओवरड्राफ्ट किस में आएगा? वेरी शॉर्ट। बैंक लोन किस में आएगा? तो बैंक लोन मीडियम टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और डिवेंचर लॉन्ग टर्म में ही जाएगा। डिवेंचर भी कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म में। कहीं कोई कन्फ्यूजन? तो आपका सोर्स डिसाइड हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब 30 के बाद बोल रहा है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ बताइए? फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो सब लोग जानते हैं एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बी ऑप्शन सही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत है? आईडीबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई है? आईडीबीआई की स्थापना कौन से साल में हुई है? आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है बताइए? 1964 में। आगे बोलता है एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एडवांटेजेस क्या है इसमें? तो पहला बोलता है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मतलब एसएसआई समझते हैं? भारत सरकार और बहुत पहले से भी हम लोगों के यहाँ एसएसआई बहुत अच्छा चल रहा था। इसको हम लोग कैटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है, लघु उद्योग बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, घरेलू उद्योग बोलते थे, कुटीर उद्योग भी बोलते थे कि घर में बैठ के पापड़ बनाने का काम है, ठीक है, साड़ी में फॉल पिको लगाने का काम है। छोटा छोटा इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री नहीं चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा काम है।
अच्छा, प्लास्टिक या ये दोना बनाने का काम है, ये सब छोटे इंडस्ट्री है, लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर शुरू से ध्यान नहीं दी और बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने के चक्कर में छोटी इंडस्ट्री को डैमेज कर दी। और होता क्या है, छोटी इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, बड़ी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट नहीं देती, क्योंकि वो मशीन पूरा लगा देगा ना। तो जब मशीन पूरा लगाएगा तो आदमी कहाँ रखेगा, और छोटा वाला के पास पूंजी नहीं, बेचारा सब आदमी से कराएगा। तो सरकार को अब समझ में आया कि SSI बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप सुने होंगे मुद्रा लोन सरकार दे रही है, 50,000 रुपये इंटरेस्ट फ्री लोन। मत दो भैया ब्याज, जो पैसा ले रहे हो खाली वही चुका देना। मुद्रा लोन ले ली सरकार, ये क्यों दे रही है? तो SSI का फ़ायदा क्या हो रहा है? आज अगर SSI डेवलप हो रहा है, छोटे छोटे इंडस्ट्री डेवलप हो रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? तो पहला बोलता है डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। डिक्रीज इन इम्पोर्ट, हम विदेश से कम खरीद रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ बन रहा है, आया नहीं। जो हम जुगनू लाइट खरीदते हैं दीपावली में लगाने के लिए चाइना का, अगर हम यहाँ पे वो इंडस्ट्री डेवलप कर दे तो क्या बहुत बड़ा फैक्ट्री चाहिए उसके लिए? एक 10 बाई 10 के कमरे में बना सकता है वो लाइट, खाली दिमाग लगाना है, ताला बनाना है, छोटा छोटा खिलौना बनाना है, सब छोटा छोटा कमरा में बन सकता है। उसके लिए बड़ी इंडस्ट्री का जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे सही जवाब हैं। उसके आगे लिखा है देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन पुराना हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में SSI का लिमिट क्या है, हर साल बदलता रहता है, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। SSI का लिमिट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या है? अभी 5 करोड़ पुराना यहाँ आंसर दिया, देखिए 5 करोड़ है, लेकिन ये हर साल बदलता रहता है, इसलिए आप इसमें फिक्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा तो प्रेजेंट टाइम का आप लिखिएगा। अभी 5 करोड़ पुराना ये वैल्यू है, कोई दिक्कत है? अभी आप सरकार बदल दी इसको, तो 5 करोड़ पुराना वैल्यू है कि 5 करोड़ से अगर कम का, अच्छा ये 5 करोड़ क्या इनकम नहीं, 5 करोड़ रुपए तक का सेल, अगर आपका सेल 5 करोड़ तक साल भर में है तो आप SSI है, स्मॉल बिजनेस है। और हम लोगों को लगता है तो 5 करोड़ बेच देता है, लगता है बड़ा बिजनेस है। 5 करोड़ तक का सेल छोटा बिजनेस कहलाता है। ये पुराने डेटा के आधार पर है, ये हमेशा बदलता रहता है। अभी 25 करोड़ हो गया है, तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा बदलता रहेगा। तो ये जब भी पूछा जाएगा तो उस समय लेटेस्ट में देख लीजिएगा कि क्या इसका लिमिट है। सरकार हमेशा इसको बदलती रहती है। GST कारण और बदल रहा है, क्योंकि छोटा बिजनेस को GST नहीं देना था, बार बार इसको सरकार बदल देती है, भैया ज़्यादा कमा रहा है। आगे लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ SSI, इसमें से कौन ऐसा है जो छोटे बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है? तो पहला तो प्रॉब्लम है सर, पुराना टेक्निक यूज़ करता, पैसे नहीं बेचारे के पास तो क्या करेगा, पैसा नहीं तो क्या करेगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। अच्छा आगे लिखा है नोट प्रॉब्लम लिखना है, तो बताइए इनएडिक्वेट फाइनेंस, अनट्रेंड पर्सन, ये तीनों प्रॉब्लम है। अकेला प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा रोज़गार देता है ना, ये तो एडवांटेज है ना। ये तीनों डिसएडवांटेज है कि पुराना टेक्निक यूज़ करेगा, इसके पास पैसा नहीं है। अपर्याप्त वित्त का मतलब क्या? पैसे नहीं इसके पास। तीसरा है कि इसके पास जो वर्कर आते हैं वो ट्रेंड नहीं होते, MBA वाला को रख नहीं सकता, बेचारे को MBA वाला जितना सैलरी देगा उतना इसका पूंजी लगाए तो रख नहीं सकता। तो अनट्रेंड वर्कर इसके पास रहते हैं, इसलिए अच्छा कर नहीं पाता। तो ये तीनों एक डिमेरिट था, इसलिए सही आंसर क्या होगा? बी। 35 चलते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ SSI इज़ प्रोवाइडेड थ्रू, गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे सपोर्ट देती है SSI को? सब्सिडी के जरिए देती है, ग्रांट्स के जरिए देती है, इंसेंटिव के जरिए देती है। तो ऑल ऑफ दीज सरकार सब देती है कि भैया तुम लोग मदद तुमको दे रहे। अभी सरकार प्राइवेट सेक्टर में ये SSI में अगर देखे, इसको MSME बोलते हैं, MSME। MSME का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। सरकार बोलती है अगर आप इंडस्ट्री खोलते हैं और मशीन खरीदते हैं तो 30% से 40% सब्सिडी देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 लाख की मशीन खरीदते हैं तो 10 लाख में ब्याज तो मत देना, बैंक से 10 लाख आपको लोन ले लीजिए, ब्याज मत दीजिएगा, और उसका 40% सरकार पैसा आपका चुका देगी। मतलब 10 लाख बैंक से लोन लीजिए, एक चवन्नी नहीं देना ब्याज, और 10 लाख की जगह पे आपको कितना चुकाना है? 6 लाख। 4 लाख सरकार आपके लिए जमा कर देगी। इसको बोलते हैं सब्सिडी, ग्रांट। सोचिए कितना हेल्प करेगी गवर्नमेंट, उसके बाद भी बिजनेसमैन ग्रो नहीं करेगा तो दिक्कत है। सरकार सोचिए 6 लाख रुपए आपको देना, बाकी सरकार चुका देगी आपके लिए। तो ये होता है सब्सिडी, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये सारा चीज़ सरकार देती है MSME को डेवलप करने के लिए। और इसके अंदर तीनों आता है, देखिए माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये तीनों आता है, जिसको हम लोग SSI पुराने ज़माने में बोलते थे ना, पहले हम लोग SSI बोलते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बोलता है इसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आ जाता है, माइक्रो भी आ जाता है, मीडियम भी आ जाता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा इंडस्ट्री। अब जैसे कोई पत्तल बना रहा है, वो पत्ता वाला या कोई भी पत्तल बना रहा है, तो छोटा इंडस्ट्री, बेचारे का सेल कम है, छोटा छोटा काम कर रहा है।
अब बताइए सुई बना रहा है, सुई कितना में बिकता होगा? धागा बनाने का काम हमारा है, धागा पैक करके बेचते हैं, कितना बिकता है? 10 रुपये में भी बिकता है। तो जब उसका रिटेल प्राइस 10 रुपये है तो वो कितना बिकता हो मैन्युफैक्चरर? कोई भी दुकानदार बेचने वाला 1-2 रुपये कमाता होगा ना, तो कितने में बेचता होगा? तो 5 रुपये का धंधा में कहाँ से 5 करोड़ टारगेट पूरा कर लेगा? तो ऐसे इंडस्ट्री को माइक्रो बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा था स्मॉल, और फिर था मीडियम, और तब था लार्ज। तो सरकार क्या की, बोली कि हम माइक्रो, मीडियम और स्मॉल तीनों को मिला के बना देते हैं MSME। एक नियम बनाएंगे, सबके लिए लागू होगा। बस वहाँ लिमिट लगा रहेगा, सेल अगर इतना है तो तुम इसमें आ जाओगे, भैया सेल इतना है तो इसमें आ जाओगे, सेल इतना है तो इसमें आ जाओगे। बोलता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोड्यूसर इज़ प्रोवाइडेड बाय। इसमें से कौन ऐसा है जो प्रोड्यूसर को पैसा मदद करता है? जो सामान बनाने वाले को, इसमें कौन ऐसा है जो सामान बनाने वाले को पैसा देता है, हेल्प देता है? मैन्युफैक्चरर को कौन हेल्प करता है बताइए? मैन्युफैक्चरर को होलसेलर मदद करता है। कौन मदद करता है? होलसेलर। अरे भाई हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमसे लगातार पटना का एक होलसेलर लेता है, हर साल वही लेता है, और ये 25 सालों से हमारा संबंध है। आज हमको 1 करोड़ का ज़रूरत है, मांग देंगे नहीं देगा, क्योंकि जानता है कि माल तो उसी से लेना है। तो अगर मैन्युफैक्चरर को पैसे का ज़रूरत पड़ेगा ना, तो सीधा होलसेलर से मांगता है कि तुम एडवांस हमको कर दो। जो हम बैंक से लेने जाएंगे तो तुम ही से ले लेते हैं, तुमको माल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुमको इतना दिन उधार दिए, आज तुम हमको दे दो। तो अगर कहीं पैसे का असिस्टेंस ज़रूरत पड़ता है प्रोड्यूसर को, तो किससे लेता है? होलसेलर से लेता है। आगे क्या लिखा है कि होलसेलर डील्स इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है, लार्ज क्वांटिटी में, या लिमिटेड क्वांटिटी या मीडियम? लार्ज क्वांटिटी में डील करता है। उसके नीचे क्या लिखा है? व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? यानी एक देश से हम खरीद रहे हैं इस पर्पस से कि हम दूसरे देश को बेचेंगे, यानी गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट है कहीं, या इसको री एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। बहुत सारा देश यही काम करता है। एक देश से सामान खरीदा, उसको प्रोसेस किया और दूसरे देश को बेच दिया। अपने यहाँ कुछ नहीं बनाता, इसको दलाल बोलते हैं। हाँ या नहीं? सब्जी का दलाल क्या करता है? इसको व्यापारी बोलते हैं। वो क्या करता है? पैसा लेके गया मार्केट में, देखा है कि अभी किसान आया है, पूरा टोकरी खरीद लिया और फिर सामने बैठ के वहीं बेच रहा है। अब फिर बेच के घर पैसा लेके आ गया, ना तो घर से सब्जी लेके गया था, ना घर सब्जी लेके आएगा, वहीं पर खरीदा, वहीं बेचा और अपना कमाई लेके आ गया। तो ऐसे लोग इंटरपोर्ट करते हैं, एक देश से खरीदेंगे, दूसरे देश को बेचेंगे। जैसे पाकिस्तान से हमारा संबंध अच्छा नहीं था, तो हम श्रीलंका को बोले तुम प्याज खरीदो, हमको दे देना। तो श्रीलंका में प्याज खरीदता है और फिर प्याज हमको सप्लाई कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान से संबंध नहीं, ये देगा नहीं, और प्याज का शॉर्टेज था। बात समझ गए? तो ये हर देश के साथ चलता है। बताइए किसी देश के साथ अगर सऊदी अरबिया का नहीं चलता है, टनफन है, तो तेल कैसे खरीदेगा? तो फिर वही वो रसिया को बोलेगा तुम खरीदो, तुम्हारा अच्छा संबंध है तो तुम खरीद लो और तुम हमको फिर सप्लाई कर देना। किसको पता कौन जा रहा है, क्या जा रहा है? थोड़ी वहाँ टंकी खोल खोल के चेक कर रहा है और बेच रहा है, तो हमको प्रोसेस करके बेच रहा है, महंगा बेच रहा है, थोड़ा 2-4 रुपये वो कमाएगा मेरे से, लेकिन तेल मिल तो जा रहा है। तो ये चीज़ होता है, क्या कहलाता है इसको? इंटरपोर्ट। चलिए उसके नीचे देखिए 2 क्वेश्चन और है, 39 एंड 40। बोलता है ऑन मल्टीपल शॉप्स गुड्स आर सोल्ड ऑन। अगर मल्टीपल शॉप रहेगा तो वहाँ पे क्या बेचेंगे? सामान को उधार में बेचते हैं या केवल नगद बेचते हैं? नगद उधार दोनों? अच्छा, डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, बिग बाज़ार में या V2 में, यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट में, तो खाली कैश सर, सुन में नहीं करेगा। मल्टीपल शॉप है, मल्टीपल शॉप का मतलब एक ही छत के नीचे बहुत सारी दुकानें रहती है, तो सर उसको मॉल बोलते हैं या उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कभी उधार का बातें नहीं करेगा। वो तो गांव वाला दुकानदार है जो उधार दे देता है, नहीं तो कौन उधार बेचता है? ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। सेकेंड, उसके नीचे क्या है? होलसेलर सेल गुड्स। होलसेलर किसको माल बेचता है? तो सब जानते हैं होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। तो ये 40 क्वेश्चन हम लोग किए, और कल के क्लास में कोशिश रहेगा कि 120 क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव सेट हम लोग लेकर आएँ। उसमें अकाउंट्स भी रहेगा, उसमें BST भी रहेगा, और दोनों का मिक्सअप रहेगा। क्लास 11, ये पूरा क्लास 11 का था, और कल के क्लास में क्लास 11, क्लास 12 दोनों का मिक्सअप रहेगा। तो हम लोग 40-40 क्वेश्चन करके ऑब्जेक्टिव MCQ देखेंगे।